Let us see a very interesting article and of course important article for NEET point of view, thermal effect of current. चलिए देखते हैं thermal effect of current. So as we are not going to make long notes, हमें सिस्टमेटिकली टू दी पॉइंट चीज़ों को कवर कर लेना है फॉर नीट. पहला हुआ कि व्हाट इज जूल्स लॉ. जूल्स लॉ क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई एक रेजिस्टेंस आर है और उसके अंदर से आई करंट जा रहा है एंड दैट टू फॉर टी सेकेंड्स, तो इसमें हीट जनरेट होता है. कितना हीट जनरेट होता है? हीट जनरेटेड, the heat generated is given by I square RT. That is what is called Joule's law. The heat generated is I square RT. अगर एक स्टेडी करंट I एम्पियर का जा रहा है, ऐसा कब होगा? When heat generated is the current is constant. ऐसा कब होता है? When I is constant. A constant steady current is passing. हो सकता है कि एक वेरिएबल करंट जा रहा है. When I is constant, हम ऐसे निकाल सकते हैं. अगर I constant नहीं है तो हमें देखना पड़ेगा कि I is not constant, changing with time. तो देखना पड़ेगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या है हीट जनरेटेड इन dt सेकेंड, और पूरा t सेकेंड में कितना हीट जनरेट हुआ? 0 to t. I hope you understand this. It is I square R dt if the current is changing with time. ये फॉर्मूला when it is constant तब भी लगा सकते हैं, लेकिन जब कांस्टेंट है हम ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? इंटीग्रेशन हमें पसंद नहीं है, हम सीधे सीधे निकाल देते हैं. If the current is changing or current is constant, for दोनों केस के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है. But when current is constant, instead of doing this, we do this formula, use this formula. समझ में? Just for sake of example, a current, थोड़ा सा इसको प्रॉपरली रख देते हैं तो बनेगा. यस, थोड़ा सा 1 मिनट. जूल्स लॉ में समझ में आया? क्या लिखेंगे? ए करेंट I is equal to alpha t passes through a wire of resistance से बीटा ओम. रेजिस्टेंस दिया है बीटा ओम, सब वैल्यूज ऐसे दिया है. फाइंड heat generated in the interval time line between 1 to 3 seconds. 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के इंटरवल में कितना हीट जनरेट होगा? क्वेश्चन सिंपल है लेकिन कभी कभार माथा घूम जाता है एग्जाम में सब क्वेश्चन देखने से, बट कंसेप्ट आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए. ये एग्जांपल था, हमें पूछा गया व्हाट इज द हीट जनरेटेड और हमारे पास फॉर्मूला है. अगर ये कांस्टेंट करंट होता तो सीधे सीधे ऐसे कर देते, लेकिन ये करंट तो अल्फा टी है, समय के साथ बदल रहा है. इन दैट केस व्हाट टू डू? क्या करें? हम कहेंगे हीट जनरेटेड, कितना हीट जनरेट होगा? आई स्क्वायर आर dt. आई स्क्वायर मतलब अल्फा टी का स्क्वायर, सॉरी अल्फा टी का स्क्वायर, आर हो गया बीटा, dt तो dt है, इंटीग्रेटेड फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड्स. बाकी का कैलकुलेशन आपको आता है. दिस इज द हीट जनरेटेड. ओके, नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट. ये था हमारा नोट पॉइंट 1. नेक्स्ट हुआ, हम देखें कि जो हीट और द एनर्जी डेवलप, और हम कहेंगे अगर पावर कितना है, पावर
जनरेटेड, कौन सा पावर? थर्मल पावर, पावर जनरेटेड, थर्मल पावर जनरेटेड इज हीट डेवलप्ड फॉर यूनिट टाइम। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में भी हम लोग देखें पावर कितना हो गया, यू से इट इज टोटल हीट डेवलप्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये फॉर्मूला बन गया कितना, आई स्क्वायर आर टी बाई टी इज कमिंग आउट टू बी आई स्क्वायर आर। तो पावर इज ए रेजिस्टेंस व द पावर डेवलप्ड बाय पैसेज ऑफ करंट आई थ्रू ए रेजिस्टेंस आर इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर। ठीक है, मैं अब केसेस लेता हूं। सपोज हमारे पास एक रेजिस्टेंस आर है, इसके अंदर से करंट आई जा रहा है, तो पक्का इसके क्रॉस में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी बना होगा, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस बना होगा दैट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर होगा। ये सारा जानकारी है। तो ये सारे फॉर्मूले से हम क्या करेंगे कि पावर को रिडिफाइन कर देंगे। पावर इज आई स्क्वायर आर, ठीक है, समझ में आया है। लेकिन आई के जगह अगर V बाई आर कर देंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर, और R के जगह अगर हम कर देंगे V बाई आई तो ये हो जाएगा V इंटू आई। तो पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ऑल दिस थ्री वेज। तीनों फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। इसलिए तीनों जो फॉर्मूले दिए गए हैं उसको बढ़िया से समझना है। कोई पूछेगा कोई हीटर वायर का रेजिस्टेंस बढ़ा दिए, पावर बढ़ेगा कि घटेगा, अब इसको देखो तो कहोगे घटेगा, इसको देखो तो कहोगे बढ़ेगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हेन दिस फॉर्मूले आर टू बी यूज्ड। कैसे लिखें? इफ आई करंट passes थ्रू आर, तो पावर का फॉर्मूला लेंगे आई स्क्वायर आर। इफ V is potential difference across R, then power is V square by R. If I is current supplied by a potential difference V, then power supplied or generated, power generated, ध्यान रखना, पावर इज जनरेटेड। कितना पावर जनरेट हुआ? V इंटू आई। इफ आई इज करेंट सप्लाइड against a potential difference V, then power consumed, कितना हो गया पावर कंज्यूम्ड? P इज इक्वल टू VI। थर्ड स्टेटमेंट हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो, देखते हैं कौन कामयाब होता है। लेकिन जब तक दोनों कामयाब नहीं होंगे काम नहीं बनेगा। कोशिश करते हैं। चलिए, सपोज हम कहेंगे कि यहां पे कोई एक बैटरी है और उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, मतलब ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, और ये करंट दे रहा है, मतलब बैटरी इज सप्लाइंग पावर, कि बैटरी पावर सप्लाई कर रहा है। कितना पावर सप्लाइड इज? आप कहोगे VI। इन दिस केस यू से पावर सप्लाइड इज VI, पावर सप्लाइड कितना है? V इंटू आई। जब अगर केस बदल देते हैं, यही केस लेते हैं, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन हमने क्या किया कि ये बैटरी को ऐसा कुछ हाई वोल्टेज के क्रॉस में लगा दिए, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग पावर नाउ द बैटरी इज टेकिंग पावर,
अब ये बैटरी पावर ले रहा है, पावर दे नहीं रहा है, चार्जिंग मोड में है, तो आप कहोगे पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू V इंटू आई। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। क्या यहां तक मैं चीजों को समझा पाया? ये इनफैक्ट यहां पर बैटरी करंट दे रहा था, यहां पर करंट ले रहा था, तो तीनों फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट अगर समझ में आया तो ये छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल को देखते हैं। whose resistance is more, 200 volt 50 watt bulb और 200 वोल्ट 100 वाट बल्ब, ऐसे दिया है। कोई बल्ब की रेटिंग के बारे में दिया हुआ है। दो बल्ब है, एक 200 वोल्ट 50 वाट वाला, एक 200 वोल्ट 100 वाट वाला बल्ब, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? तो सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? हम जानते हैं 200 वोल्ट 50 वाट बल्ब, इसका मतलब क्या है? एक बल्ब है जिसमें 200 वोल्ट अप्लाई करो तो 50 वाट पावर देता है, नहीं? तो आप कहोगे पावर इज बाय द फॉर्मूला V स्क्वायर बाई R, तो R हो गया V स्क्वायर बाई P। दोनों का V बराबर है, जिसका P ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है, तो आप कहोगे R2 इज लेस देन R1। ये हो गया सेकंड बल्ब, ये हो गया फर्स्ट बल्ब। R2 इज लेस देन R1। क्या बात समझ में आया? सपोज यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा दूसरे रंग रूप में डालता हूं, ऐसे a 200 volt 50 watt bulb and a 200 volt 50 watt bulb and a 200 volt 100 watt bulb are put in series across a potential difference. Which bulb glows brighter? कौन सा बल्ब जोर से ग्लो करेगा? आप यूजुअली देखते हो कि जो 100 वाट बल्ब है वो जोर से ग्लो करता है, बट व्हेन दे आर कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट सप्लाई, ऐसे। लेकिन अभी दोनों सीरीज में लगे हैं, दोनों सीरीज में लगे हैं, दोनों में अब बराबर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। ये R1 है, ये R2 है, और करंट बराबर होगा। और आपको मालूम है कि पावर इज I स्क्वायर R, दोनों में P करंट बराबर है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा था? R1, मतलब 50 वाट वाला बल्ब। सो 50 वाट वाला बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, जिसमें ज्यादा पावर होगा वो ज्यादा जोर से ग्लो करेगा, है ना? क्या कहेंगे? सो 50 वाट बल्ब ग्लोज ब्राइटर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सीरीज में लगा है, ठीक है ना? और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक सर्किट ऐसा है, ये इसके अंदर क्या है मालूम नहीं है, सर्किट में कुछ रेजिस्टेंसेस अंदर लगे, कितना रेजिस्टेंस लगे कुछ मालूम नहीं है, कैसे लगे कुछ मालूम नहीं है ना? ऐसे करके ढेर सारे रेजिस्टेंसेस लगे। हियर आर टू टर्मिनल्स। अब हुआ यूं है कि ये जो आपका टर्मिनल है, इसमें ऐसा लगा है कि रेजिस्टेंस, और सपोज हम कहेंगे
कि ये दिया हुआ है 6 ओम, ये दिया हुआ है 4 ओम, और पता चला कि यहां पर 2 एम्पियर करंट जा रहा है। Just a minute. Call it. Here is going 4 एम्पियर ऑफ करंट, और पता चला इधर जा रहा है 1 एम्पियर करंट। ये हो गया नेटवर्क। अंदर क्या है मालूम नहीं है। फाइंड पावर कंज्यूम्ड इन दी नेटवर्क। ये नेटवर्क में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, क्या रेजिस्टेंस है मालूम नहीं है, कैसे कनेक्टेड है मालूम नहीं है। लेकिन सोचो तो, यही नेटवर्क को अगर मैं ऐसे लाता हूं उठा के यहां से, जस्ट व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं, इस नेटवर्क को लेके आया, इसको यहां से काट के भगाया, मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूं। अब मुझे इतना मालूम है कि नेटवर्क में करंट घुस रहा है। बताओ इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा नेटवर्क में भी वही होगा। और करंट अगर ऐसे आ रहा है तो ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा, क्योंकि करंट ऐसे भी जा रहा होगा। इधर 1 एम्पियर है तो इधर 3 एम्पियर है, तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। हियर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस V। नाउ दिस नेटवर्क इज सप्लाइंग पावर और टेकिंग पावर। याद करो ये फॉर्मूला, V में अगर करंट निकल रहा है तो पावर सप्लाइड, V वोल्टेज और पावर करंट घुस रहा है, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, करंट घुस रहा है तो पावर इज कंज्यूम, मतलब नेटवर्क इज कंज्यूमिंग सम पावर, क्योंकि हायर वोल्टेज पे करंट निकलने की बजाय घुस रहा है। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर V कितना है, जो इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस है, बट दैट इज सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। कितना है, 3 × 4 12 वोल्ट। तो पावर कंज्यूम्ड इन नेटवर्क, वो जो नेटवर्क है उसके अंदर कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, उसके क्रॉस में क्या वोल्टेज हुआ है और उसके अंदर क्या करंट जा रहा है, ये 1, सो इट इज 12 वाट। अंदर क्या है जानने की जरूरत नहीं है। V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में वी आर पंपिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, सो द पावर कंज्यूम हियर इज 12 वाट। ये पैसिव नेटवर्क है, मतलब कोई बैटरी वगैरह उसके अंदर नहीं है, पैसिव नेटवर्क है, ओनली रेजिस्टेंसेस है। तो आपको मिल गया 12 वाट। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अब ये क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। When 2 coils are in series, the power developed across them are in ratio 1:2 if they are connected in parallel. What will be ratio of power in them? क्या हो जाएगा, दो रेजिस्टेंस जब सीरीज में है उनमें जो पावर होता है दैट इज इन द रेशियो 1:2। ठीक है, दैट इज इन द रेशियो 1:2। अगर दोनों पैरेलल में होते तो पावर का रेशियो क्या होता? अरे इन सीरीज व्हाट इज सेम, करंट और वोल्टेज, करंट, तो I² R1 by I² R2, मतलब पावर रेशियो इज R1/R2 और दैट इज गिवन 1/2। इन पैरेलल दोनों में क्या बराबर होगा, वोल्टेज, सो P1/P2 क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V²/R1 V²/R2, so it is R2/R1, it is not 2:1। जब वो पैरेलल में होंगे पावर का रेशियो होगा 2:1। जब वो सीरीज में थे पावर का रेशियो था 1:2।
क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट नोट पॉइंट इज power supplied by a battery. अगर आपके पास कोई एक बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और इसके अक्रॉस में हम लोग एक लोड रेजिस्टेंस दिए हैं कैपिटल R, तो बैटरी ने कितना पावर सप्लाई किया? किसको सप्लाई किया? जो रेजिस्टेंस हम लगाए हैं, क्योंकि इसमें करंट फ्लो करने के कारण जो हीट जनरेट होगा, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये बैटरी के अंदर गर्माहट पैदा करेगा, वो हमारे काम का नहीं। इसमें जो पावर होगा वही हो गया आउटपुट पावर। तो आपको हो गए आउटपुट पावर, P इज आउटपुट पावर कितना है? अगर यहाँ का करंट I है तो इट इज I स्क्वायर R। आउटपुट पावर इज I स्क्वायर R। ठीक है, आउटपुट पावर हो गया I स्क्वायर। अब I का फॉर्मूला तो सबको मालूम है, कितना है बताओ? ये E है, ये R है, तो I इज इक्वल टू E बाई, हाँ बोलो, R प्लस R, वैल्यू डाला जाए, इट इज E स्क्वायर R बाई R प्लस R का होल स्क्वायर। So the power supplied by a battery is this। अच्छा, ये हुआ पहला। So when you connect a R ohm resistance across a battery of EMF E and internal resistance R, the power developed is E square R by R plus R का होल स्क्वायर। अभी अगर R को बदलेंगे, करंट बदलेगा तो पावर बदलेगा। For what value of R, power will be maximum। अगर R वेरिएबल, हम जानते हैं कि E and small r they are all fixed for the battery। So for maximum power, अगर पावर मैक्सिमम होगा तो dP by dr must be equal to 0, है कि नहीं? अगर dP by dr is equal to 0 हो गया तो इसका मतलब ये बना कि सिंप्लीफाई करेंगे अगर डेरिवेटिव करके तो मिलेगा स्मॉल r is equal to कैपिटल R। So when the load resistance is equal to the internal resistance, the power developed is maximum। And what is the maximum power? आप स्मॉल r की जगह कैपिटल R डालो और कैपिटल R की जगह स्मॉल r डालो। स्मॉल r डालोगे तो बनेगा ये स्क्वायर बाय 4r। कैपिटल R की जगह स्मॉल r कर दो, स्मॉल r 2r का स्क्वायर इज 4r स्क्वायर, तो स्क्वायर बाय 4r। एक बैटरी से हम कितना मैक्सिमम पावर ड्रॉ कर सकते हैं? स्क्वायर बाय 4r, इससे ज्यादा पावर ड्रॉ नहीं कर सकते। समझ में आया? मैक्सिमम पावर ड्रॉ कर सकते हैं स्क्वायर बाय 4r। चलिए थोड़ा हम देखते हैं कि हाउ इज द वेरिएशन ऑफ पावर। अभी तो देखे हैं फॉर्मूला इसका, स्क्वायर R बाय R प्लस R का होल स्क्वायर। मैं अगर पावर का वेरिएशन को प्लॉट करना चाहता हूं, ये है पावर, ये है लोड रेजिस्टेंस। अगर लोड रेजिस्टेंस को 0 कर देंगे, कैपिटल R 0 है, तो करंट तो जाएगा, पावर तो डेवलप नहीं होगा। ये कौन सा पावर है? आउटपुट पावर है, पावर आउटपुट पावर है। तो R 0 होगा तो पावर 0 होगा। R को अगर इनफाइनाइट कर देंगे, when capital R becomes infinite, no current will pass, again the power will be 0। that means बीच में पहले पावर 0 था R इक्वल टू 0 में, R इक्वल इन्फिनिटी में पावर 0 था, बीच में 0 नहीं था, मतलब पक्का बढ़ा होगा फिर घटा होगा, ऐसे। So this is the variation of output power with resistance, load resistance। और हम देखें इसमें ये कि जो पावर है वो मैक्सिमम है यहाँ पे ये मैक्सिमम है
यहाँ पे for what value of r the power is maximum when r is equal to small r and what is the maximum power square by 4r। ये हम लोग देख लिए। when power is maximum, ध्यान से देखो ये सारा चीज को क्वेश्चन में पूछा जाता है, पूछा गया है एंट्रेंस में। when r by r is equal to r, dp by dr क्या था? 0। dp by dr 0 था। dp by dr 0 था मतलब change in power with a small change in r is equal to 0। बस ऐसे ही लैंग्वेज में वो पूछते हैं for what value of capital R by slightly changing capital R the power will not change। R को चेंज करेंगे पावर नहीं चेंज होगा। R को चेंज करने से भी dp 0 होगा कब? जब dp by dr 0 है, मतलब when r is maximum। वो लैंग्वेज को पकड़ना है। इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आया है आपका मेडिकल एंट्रेंस में, समझ में आया? इसका मतलब by slightly changing capital R कब? when r is equal to r। by slightly changing capital R the power across it does not change। power across it does not change। दूसरा चीज क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं, किसी एक बैटरी से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पावर ड्रॉ करना, मैक्सिमम स्क्वायर बाई 4r, उससे कम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज 10 वाट पावर डेवलप करना है, वी वांट टू ड्रॉ 10 वाट पावर। अब 10 वाट पावर ड्रॉ करने के लिए आपके पास दो चॉइसेस है, आइदर यू कनेक्ट सच ए रेजिस्टेंस R1 और ए रेजिस्टेंस R2। रेजिस्टेंस R1 लगाओ तब भी 10 वाट हो रहा है, रेजिस्टेंस R2 लगाओ तब भी 10 वाट हो रहा है। इफ R is equal to R1 और R is equal to R2, draw equal power, then मतलब यहां पर जो पावर का फॉर्मूला था हमारा, इसमें R1 डालो कैपिटल R1 और R2 डालो, पावर विल बी सेम। सो स्क्वायर R1 by R1 प्लस स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर R2 by R2 प्लस r का स्क्वायर। दोनों को लो सिंप्लीफाई करो तो आपको मिलेगा R इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ R1 R। मतलब कोई बैटरी के क्रॉस में 4 ओम लगाओ जितना पावर होता है, 9 ओम लगाओ उतना ही पावर होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? रूट ओवर ऑफ 4 × 9 6 ओम। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? निकालने का तरीका भी बता दिया, स्क्वायर R1 by R1 प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर R2 by R2 प्लस r का होल स्क्वायर। ऐसे आप कर लो, दोनों में से सिंप्लीफाई करोगे तो r का वैल्यू ये आएगा। क्या मैं चीजों को समझा पा रहा हूं? आपकी ये सर में दम नहीं है, जोर से बोलो। यस सर। हाँ देखा, अब मुझे लगा कि हाँ समझ में आ रहा। सो दिस इज व्हाट इज पावर सप्लाइड बाय ए बैटरी। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। लेट अस ए बैटरी has EMF 10 volt and, और ये इतना लंबा क्यों लिखते हैं हम लोग, ऐसे सीधे लिख देते हैं, हमें सब मालूम है। ए बैटरी हैज E इज इक्वल टू 10 वोल्ट, R इज इक्वल टू 2 ओम। फाइंड पावर supplied by battery to a 8 ohm connected across it।
एनर्जी lost by battery in 60 seconds or 1 minute। क्वेश्चन समझ में आ गया? सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आप लोग पूछने के लिए उल्टा पुल्टा पूछते हो, मैं बताता हूं, अदरवाइज थिंग्स आर वेरी सिंपल। हमारे पास एक बैटरी है जो कि 10 वोल्ट का है और रेजिस्टेंस 2 ओम का है, और हम इसको 8 ओम के क्रॉस में लगा दिए। सॉल्यूशन, पावर सप्लाइड, कितना सप्लाई किया, इज इक्वल टू, ये करंट निकल के आया, इधर को सप्लाई आया, बाकी तो अंदर है, तो आई स्क्वायर आर, और आप फॉर्मूला जानते हो, इट इज ई स्क्वायर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि यही तो था आई। वैल्यू डाला जाए तो इट इज कमिंग आउट टू बी 100, 10 का स्क्वायर इंटू 8 बाई 8 प्लस 2 10, सो 8 प्लस 2 का स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 8 वाट। कितना पावर सप्लाई हुआ 8 ओम को, 8 वाट। या फिर आप करंट निकाल के भी कर सकते थे, मैं फॉर्मूला यूज कर दिया क्योंकि मालूम है करंट इज ई बाई आर प्लस आर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर जाएगा तो स्क्वायर आर करो, 1 का स्क्वायर इंटू 8 इज 8 वाट, सो 8 वाट पावर इज कंज्यूम। क्या बात समझ में आया? बोल रहा है कि बैटरी कितना एनर्जी लॉस किया। अच्छा, जब तक ये बैटरी, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को 8 वाट पावर दे रहा था, उसकी अंदर से तो करंट आ रहा था, यहां पर भी कुछ एनर्जी लॉस हो रहा था, ये एनर्जी भी तो डिसिपेट हो रहा था, बैटरी भी तो गर्म हो रहा था। सो व्हाट इज द पावर लॉस हियर? द पावर लॉस हियर प्लस पावर सप्लाइड इज द पावर लॉस्ट बाय द बैटरी। द पावर कंज्यूम्ड इन द इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस पावर कंज्यूम्ड इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पावर लॉस्ट बाय द बैटरी। समझ में आना चाहिए, पावर लॉस्ट बाय बैटरी इज इक्वल टू आई स्क्वायर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इसमें भी लॉस हो रहा है, इसमें भी लॉस हो रहा है, और यहां पर तो आई आप फटाफट निकाल भी सकते हो। आई कितना है, 10 बाय 2 प्लस 8 इज 1 एम्पियर, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 10 वाट। पावर लॉस हो रहा है बैटरी का 10 वाट, लेकिन आपको मिल रहा है 8 वाट। आप बोलोगे मैं तो 8 वाट लिया हूं, उसके लिए कितना 8 वाट का पैसा दूंगा? नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू पे फॉर द अदर पार्ट आल्सो, है ना। तो क्योंकि वो बैटरी आपको देने में ही उसका खर्चा हो रहा है, अब जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा खर्चा होगा। अगर ये 8 ओम की जगह 5 ओम कर दोगे, करंट ज्यादा होगा, बैटरी के अंदर ज्यादा हीट जनरेट होगा, समझ में? अच्छा, तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया। अगला क्वेश्चन, a battery E is equal to 10 volt, R is equal to 2 ohm, was connected across, R is equal to 12 ohm, sorry, was connected across 2 ohm resistance, हाँ across R ohm resistance, across resistance R, लैंग्वेज ठीक लगता है, across resistance R, और resistance, चलो resistance 2 ohm, when 2 ohm is replaced by R, the power supplied by battery remains same। पढ़ने वालों को बड़ा डिफिकल्ट लगेगा, जबकि कुछ नहीं है। फाइंड आर,
ऐसा एक बैटरी को 2 ओम में कनेक्ट किए हैं और जब 2 ओम को निकाल के हम R ओम लगा दिए, पता चला उतना ही पावर हो रहा है। R का वैल्यू क्या है? यू नो फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ R1 R2। इधर R1 क्या है? 2 ओम लगाओ या R ओम लगाओ, और R का वैल्यू क्या दिया है? R का वैल्यू दिया है 12। सो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू R का स्क्वायर रूट ओवर, मतलब R हो गया 72 ohms. So if you connect 72 ohms या 2 ohm, same power will be supplied by the battery. Power supplied by the battery and power lost by the battery are two different things, you must understand. सर हाँ बोलो। इसका प्रीवियस वाला क्वेश्चन में एनर्जी लॉस पूछा था। एनर्जी लॉस्ट बाय द बैटरी, तो दोनों को जोड़ दिए, यहाँ पे भी लॉस हो रहा है, यहाँ पर भी लॉस हो रहा है। हाँ सर, एनर्जी लॉस P। अच्छा, ये पावर हो गया। एनर्जी लॉस टाइम भी पूछा है 60 सेकंड पे, पावर इनटू टाइम 10 वाट इनटू 60 कर लेंगे। ये पावर लॉस निकाल दिया, एनर्जी लॉस निकालना है तो पावर इनटू टाइम करेंगे, जगह नहीं था तो स्किप कर दिए। पावर इनटू टाइम होता है एनर्जी, यू नो। तो ये हो जाएगा कितना? 600 जूल्स। 10 वाट इनटू 60 सेकंड, 600 जूल्स। आया समझ में? चलिए, ये भी आ गया समझ में। ये क्वेश्चन में 4 cells each E is equal to 8 volt, R is equal to 2 ohm are in parallel. What maximum power can be drawn from the combination? थोड़ा सा क्वेश्चन में मैं चेंज लाऊंगा। ये कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम पावर क्या ला सकते हैं? दे आर इन पैरेलल। पूछा है कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम पावर कितना ड्रॉ कर सकते हैं। व्हाट मैक्सिमम पावर कैन बी ड्रॉन, अरे आजा, कैन बी ड्रॉन फ्रॉम कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पर 2 कंडीशन दिया है, खाली पैरेलल नहीं दिया है, थोड़ा ऐसे दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर भी छुपा हुआ है। सीरीज में होगा तो क्या मैक्सिमम पावर हम ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल में क्या पावर ड्रॉ कर सकते हैं। लेट अस मेक इट जनरल। फॉर n cells in series, आपको मालूम है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है? Ne, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? Nr। मैक्सिमम पावर क्या दे सकता है ये? यू नो स्क्वायर बाई 4r। सो ई इक्विवेलेंट का स्क्वायर बाय 4r इक्विवेलेंट। m स्क्वायर बाय 4n स्क्वायर, r स्क्वायर इज स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। समझ में आया क्या? कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया? ओहो, नीचे स्क्वायर कर दिया, सॉरी गड़बड़ कर दिया। स्क्वायर बाई 4r ना, ये नीचे स्क्वायर क्यों लिख दिया? यस, 4nr। तो ऊपर क्या आ गया? इधर एक n खा जाएगा, n स्क्वायर बाई 4r। आंसर आया n स्क्वायर बाई 4r। ये हो गया मैक्सिमम पावर व्हेन सीरीज। फॉर n सेल्स इन पैरेलल, आप जानते हो E इक्विवेलेंट होता है E, और R इक्विवेलेंट क्या होता है? R बाई N। जब वो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? R बाई N। ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं करंट नेटवर्क चैप्टर में। इफ दिस इज व्हाट इज द थिंग, तो सोचो और बताओ कि मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है? अगेन स्क्वायर बाई 4r, E इक्विवेलेंट का स्क्वायर
by 4 are equivalent. डालो, it is coming out to be same n e square by 4r. मतलब सीरीज में लगाओ या पैरेलल में लगाओ, मैक्सिमम पावर दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम द कॉम्बिनेशन इज सेम. वो पूछेंगे हाउ 10 similar cells must be connected to supply maximum power. The maximum power supplying capacity will be more in which case, when they are in series or in parallel? You will say both equal. हाँ बोलो. सर वो n स्क्वायर और 4r होगा ऊपर. हाँ ऊपर भी तो n स्क्वायर भी 4r है. वो 4r स्क्वायर दिख रहा है, वो थोड़ा दूर से ऐसे दिखता है. हाँ देखो हो गया. दोनों ही केस में बराबर पावर डेवलप हो रहा है. मतलब दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट्स. न्यूमेरिकल सोचो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स है कि सीरीज में लगाएंगे तो ज्यादा पावर ड्रॉ कर पाएंगे कि पैरेलल में. नहीं, दोनों में बराबर पावर ड्रॉ कर पाएंगे. और एग्जांपल, सपोज हमारे पास दो बैटरीज ऐसे लगे हैं. ये दिया है 10 वोल्ट, 4 ओम, और ये 12 वोल्ट, नो 14 वोल्ट, 6 ओम. फाइंड आर. आर क्या होने से, फॉर विच maximum power is developed across it. ये जो R है इसके क्रॉस में मैक्सिमम पावर डेवलप होगा R का वैल्यू क्या होने से. ठीक है, मैं पहले इस बैटरी को इक्विवेलेंट बैटरी में कन्वर्ट करूंगा. दोनों को जोड़ के जब एक सिंगल बैटरी बनाएंगे उसका ईएमएफ क्या होगा जानने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं. आर इक्विवेलेंट पता कर लेंगे तो आर का वैल्यू क्या होने से पावर मैक्सिमम होगा, व्हेन आर इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट. तो यहां पे हम आर इक्विवेलेंट की बात क्या कहेंगे, इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. आप जानते हो कि व्हाट इज इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. इट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन when the EMFs are removed. तो ये कॉम्बिनेशन का दोनों टर्मिनल को खुला रखते हुए EMF को भगा देंगे, जो बच जाएगा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R इक्विवेलेंट. कैसे होता है हम लोग क्लास में किए. सो हाउ मच इट इज, 4 into 6 by 4 plus 6 is 2.4 ओम. तो R का वैल्यू अगर 2.4 ओम होगा तो हम कहेंगे, क्योंकि 4 and 6 पैरेलल में 2.4 होगा तो पावर डेवलप विल बी मैक्सिमम. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है. नाउ लेट अस सी डोमेस्टिक यूज. Domestic use of electricity. पहला हुआ all appliances are connected in parallel. घर में सारा का सारा चीज पैरेलली कनेक्टेड है. आप कहोगे सर हमारा घर का ट्यूबलाइट और हमारा घर का सीलिंग फैन दोनों तो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, पैरेलल कैसे हुए. अरे पैरेलल का मतलब हुआ देयर टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर. आपके घर में कोई प्लग सप्लाई है, यहाँ से लाते हो आप टेबल हीटर लगाते हो, यहाँ पर टेबल कूलर लगाते हो, यहाँ पर टेबल फैन लगाते हो, यहाँ पर टेबल रेफ्रिजरेटर लगाते हो, जो भी है सारे की जगह लगाते हो तो सारे पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए हैं. तो दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल. घर में जितने सारे चीज लगे सारे पैरेलल है. पॉइंट नंबर 2,
maximum current carrying capacity of a wire depends on its nature and thickness। बहुत सारे कंडीशन को स्पेसिफिक करते हुए कुछ जगह ऐसे कर दिया गया है कि द करंट कैरिंग कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 2/3। कुछ लर्नेड ऑथर्स हैव प्रोड्यूस्ड दिस। अगर कोई एक वायर है जिसका रेडियस कितना है, रेडियस इज r, तो ये कितना मैक्सिमम करंट ले सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 2/3। बट आई डोंट एग्री विद दिस। ठीक है, लेकिन क्या करें, वो लर्नर ऑथर दे दिए लिख के, तो इनको मानने वाले कुछ बुक्स में इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी दे दिए। इट इज नॉट 2/3, इट इज अंडर वेरियस कंडीशंस, अनलेस अंटिल दोस कंडीशंस आर मेंटेन्ड यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। लेकिन अगर बाय चांस उनको फॉलो करने वाले कोई भक्त क्वेश्चन सेट करने लगे और आपको आ गया, तो आप कहोगे हाँ ये तो I इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 2/3 कर लोगे, क्योंकि हर कोई का कोई ना कोई भक्त होता है। बट द एंटायर डेरिवेशन प्रोसेस में ऐसा अब्सर्ड असम्पशंस लिया गया है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इसका डेरिवेशन में। और प्रैक्टिकली करेंगे तो इट बिकम्स ए वेरी टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन बिटवीन I एंड R। बस आप ऐसे याद रखो, जितना मोटा वायर होगा उतना ज्यादा करंट जाएगा। अगर हम 1 स्क्वायर मिलीमीटर का कॉपर वायर लेंगे, उसमें 7 एम्पियर करंट जा सकता है प्रैक्टिकल। उससे ज्यादा करंट लेंगे तो उड़ जाएगा। 1 स्क्वायर मिलीमीटर यू थिंक हाउ साइज, उसमें से 7 एम्पियर से ज्यादा करंट जाएगा तो खुद ही उड़ जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स की द टाइप ऑफ मटेरियल एंड मेनी थिंग। इसमें बहुत सारे असम्पशन लेके बनाया गया। तो कहने का मतलब है, कहीं अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू सैटिस्फाई देम एंड गेट योर रिजल्ट, बट देन फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। The maximum current carrying capacity of a wire depends on its nature and thickness। जितना मोटा वायर होगा उतना ज्यादा करंट उसमें जा सकता है। मैं अगर आपको पूछता हूँ छोटा सा क्वेश्चन कि ये कोई एक वायर है, कॉपर वायर है, और सपोज ये एक कॉपर वायर है और मैं ऐसा वाला एक दूसरा कॉपर वायर लेता हूँ। देखो ये दोनों कॉपर वायर में से कौन सा कॉपर वायर में ज्यादा करंट जा सकता है, ए में कि बी में? दोनों कॉपर वायर है, मटेरियल सेम, दोनों का एरिया थिकनेस भी बराबर दिख रहा है। मतलब ये अगर मैक्सिमम 10 एम्पियर ले सकता है तो ये भी 10 एम्पियर ही ले सकता है। लेंथ से कोई मतलब ही नहीं है। आप जब बाजार में वायर खरीदने जाओगे, लेमेन्स लैंग्वेज में कहोगे मुझे 7 एम्पियर 5 एम्पियर वाला वायर चाहिए। 2 मीटर लेंगे कि 3 मीटर लेंगे, उसमें से उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी नहीं बदलता है। 5 मीटर लेके आओ तब भी वो 5 एम्पियर कैरी करेगा, 25 मीटर लेके आओ तब भी वो 5 एम्पियर मैक्सिमम कैरी कर सकता है। लेंथ डजंट अफेक्ट दी करंट कैरिंग कैपेसिटी। लेंथ डज नॉट अफेक्ट द करंट कैरिंग कैपेसिटी। ए फ्यूज वायर हैज रेटेड मैक्सिमम करंट which is independent of its length। हम किसी भी सर्किट में एक फ्यूज वायर कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में। मान लो ये आपका घर है, इसके घर में कोई पावर सप्लाई हुआ है, यहाँ पर फ्यूज वायर लगा दिए। अगर बाई चांस शॉर्ट सर्किट हुआ, हाई करंट गया, तो ये मेल्ट कर जाएगा और सर्किट कट हो जाएगा एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड। इसलिए हम सीरीज वायर लगाते हैं। ये कैसे लगाते हैं हम लोग फ्यूज वायर को? इन सीरीज विद द मेन सप्लाई, क्योंकि सारा का सारा करंट उसके अंदर से जाना चाहिए। आपका इलेक्ट्रिक आयरन शॉर्ट हो गया या पंखा शॉर्ट हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑल द करंट ड्रॉन बाय योर हाउस इज पासिंग थ्रू द फ्यूज वायर। सो एनीवेयर एनी शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस, दैट करंट इज टू बी passed through the fuse wire and the fuse wire will melt if the current goes beyond the rated value। मेल्ट हो जाने से सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है। और फ्यूज वायर छोटा सा लगाना चाहिए कि लंबा सा लगाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। कितना मोटा लगाना है बस वही फिक्स है, और जितना मोटा लगाना चाहिए उससे ज़्यादा मोटा लगा दिए तो गड़बड़ हो गया। कभी कभार तो हमें ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच में फ्यूज वायर लगाना होता है,
लेके तो आते हैं हम 10 एम्पियर वाला फ्यूज वायर, लेकिन ये वायर को ऐसे 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 4 राउंड कर देते हैं, तो कितना हो गया, मोटा हो गया कि नहीं हो गया। फ्यूज अगर 4 राउंड कर दिया और फ्यूज वायर का कैपेसिटी था 10 एम्पियर, अब तो 40 एम्पियर में उड़ेगा। अगर आप कहीं चिपक गए, आपका जब तक फ्यूज नहीं उड़ गया तब तक ये फ्यूज नहीं उड़ेगा, है कि नहीं। तो वायर लाया तो एक ही राउंड का लगाना है। एनीवे, ये फ्यूज वायर हैज रेटेड मैक्सिमम करंट व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ। नंबर 4 हुआ एवरी इक्विपमेंट has a VIP रेटिंग। हर एक इक्विपमेंट का एक VIP रेटिंग है। मतलब कोई एक बल्ब लेके आओ तो इस बल्ब का होगा क्या, आपको मिलेगा इसके अंदर एक वोल्टेज रेटिंग मिलेगा, आपको करंट रेटिंग मिलेगा, पावर रेटिंग। मतलब V वोल्ट अप्लाई करो तो it will draw I current and P power will be developed। समझ में आया क्या। VIP क्या है, the maximum voltage, maximum current and maximum power that can be developed through this। फिर VIP rating representing maximum potential difference, maximum current and maximum power through it। इससे ज्यादा पावर नहीं दे सकते हो, उससे ज्यादा करंट दोगे फ्यूज उड़ जाएगा, उससे ज्यादा वोल्टेज दोगे दिवाली बन जाएगा। समझ में आ रहा, उतना ही, उससे कम दे सकते हो। तो ज्यादा देंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे दिया है। समझ में आया, ठीक है। तो 2-3 तो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। ए हाउस यूजेस 2 heaters and another house uses 6 heaters। If all heaters or equipments are alike, सारे देखने में एक जैसा है, सारा हीटर एक जैसे हैं, then resistance across which house is more। कौन सा हाउस के क्रॉस में रेजिस्टेंस ज्यादा है। एक के घर में 2 हीटर है, एक के घर में 6 हीटर है, जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अरे नहीं, थोड़ा सोचो। यू नो वॉट एवर यू हैव इन योर हाउस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कहीं 2 कनेक्टेड है और कहीं 6 कनेक्टेड है। जब 6 कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/6। जबकि जब 2 कनेक्टेड है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2। इसका मतलब जिसके घर में लेस हीटर कनेक्टेड है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। क्या बात समझ में आ रहा है। बिकॉज ऑल इक्विपमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में है तो आंसर बन जाएगा क्या, फर्स्ट हाउस। पहला हाउस का रेजिस्टेंस ज्यादा है। समझ में आया। नेक्स्ट, ए हीटर कॉइल has resistance। A heater coil has resistance। heater coil has rating कर देते हैं, has rating 100 volt, 200 volt and 1000 watt।
मतलब अगर इसको आप 200 वोल्ट में कनेक्ट करोगे ये 1000 वाट पावर देगा। If 20% length of coil is removed, what will be rating of remaining part? जो पार्ट बच गया उसका रेजिस्टेंस, रेटिंग क्या होगा? पूरा कॉइल का है 200 वोल्ट और 1000 वोल्ट, 20% लेंथ काट के फेंक दी। ठीक है, ये हमारे पास कोई कॉइल था, मालूम नहीं है क्या रेजिस्टेंस है, कॉल इट आर, कुछ तो रेजिस्टेंस होगा और निकाल भी सकते हैं। 200 वोल्ट है, 1000 वाट है, यहाँ पर भी कितना है 200 वोल्ट, पावर कितना है 1000 वाट, और आपको मालूम है कि करंट निकल जाता है यहाँ से, P बाई V इज 5 एम्पियर। जब उसका 20% लेंथ को काट के हम निकाल दिए, नाउ 20% लेंथ इज रिमूव्ड, क्या R अभी भी वही रहेगा? नहीं, इट विल बी 20% रिमूव्ड, तो 0.8 R है कि नहीं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अच्छा, ये VPIR में से कौन सा रेटिंग बरकरार रहेगा? ऑब्वियसली करंट। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ छोटा हो गया क्या फर्क पड़ता है? मतलब अब भी मैक्सिमम करंट क्या जा सकता है 5 एम्पियर। I इंटू आर होता था 200, अब I इंटू 0.8 R हो जाएगा 200, भी कितना हो जाएगा 200 इंटू 0.8, दैट इज 160 वोल्ट। I स्क्वायर R हो रहा था, I स्क्वायर R हो रहा था 1000। अब पावर रेटिंग क्या हो जाएगा? I तो वही है, R के जगह 0.8 हो गया, 0.8 R हो गया, तो अब पावर क्या हो जाएगा 1000 इंटू 0.8, so 800 watt. So now the new voltage rating will be 160 volt and 800 watt. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? बुझलो के नहीं आया तो दोबारा बताएंगे। आया समझ में। तो बोलने में इतना कंजूसी क्यों कर रहे हो यार? मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ ना, सामने होने से अच्छा लगता है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आया सर बोलोगे तब क्या? ठीक, तो नया पावर रेटिंग हो गया 800 वाट। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट थ्योरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर is energy consumed by an appliance of 1 kilowatt in 1 hour। 1000 वाट वाला कोई चीज 1 घंटा चलेगा तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलोवाट आवर में प्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डोमेस्टिक यूज में क्या होता है? इट इज किलोवाट आवर। मतलब ए हीटर ऑफ 1500 watt runs for 8 hours.
हाउ मेनी यूनिट्स कंज्यूम्ड, हाउ मेनी यूनिट्स कंज्यूम्ड, कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ है। तो यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, और एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं। कितना हुआ ये 1500 वाट, मतलब 1.5 किलोवाट। कितना समय चला, 8 घंटे के लिए। तो दैट गिव्स यू 12 किलोवाट आवर, दैट इज 12 यूनिट्स। The energy consumed is 12 units. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? And the last, conservation of energy. Total energy supplied by batteries is equal to total power consumed in circuit। ये मालूम होना जरूरी है, क्योंकि जितना टोटल एनर्जी, सॉरी, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कंज्यूम इन द सर्किट। जितना एनर्जी देंगे उतना ही कंज्यूम होगा। क्या आपकी पॉकेट खर्चा आपकी पापा का दिया हुआ पैसे से ज्यादा हो सकता है? नहीं, मैक्सिमम उतना ही होता है, और इनफैक्ट उतना ही होता है, पूरा हो जाता है, क्योंकि जितना देते हो उतना खर्चा कर देते हो। यू नेवर सेव एनीथिंग। मिला मतलब खर्चा करो। पापा भी दिए, मामा भी दिए, और सारा पैसा खर्चा हो गया। एक महीने में कितना खर्चा किए पॉकेट खर्चा, वो सारा खर्चा को हिसाब करने से बेहतर है जुगाड़ करो, पापा कितना दिए थे, मामा कितना दिए थे, दोनों का जोड़ दो, उतना ही खर्चा हुआ होगा, है कि नहीं? क्योंकि आप सेव तो करते नहीं हो। रेजिस्टेंसेस कैन नॉट सेव एनर्जी, वो कंज्यूम ही कर लेते हैं। कहने का मतलब है, अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक बैटरी है जिसमें ईएमएफ और वोल्टेज V1 है, चलो इसे मानते हैं ये V1 है, ये बैटरी का वोल्टेज V1 है और ये करंट I1 दे रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो ये V2 है, ये I2 करंट दे रहा है, ये कुछ रेजिस्टेंस, इसमें पावर कंज्यूम हो रहा है P1, इसमें हो रहा है P2, इसमें हो रहा है P3। देन आपको हो गए पावर कंज्यूम्ड इन द रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू V1 I1 प्लस V2 I2। जितना सप्लाई मिल रहा है उतना ही कंज्यूम होगा, उससे कम ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि रेजिस्टर्स कैन नॉट स्टोर। सप्लाई हुआ है V1 V2, V1 I1 प्लस V2 I2, इसमें कुछ कंज्यूम हुआ, इसमें कुछ, और रेजिस्टर नहीं दे रहेंगे। ये यहाँ पर इतना पावर हुआ, यहाँ पर इतना पावर हुआ, यहाँ पर कितना पावर होगा वो मालूम होना चाहिए। जितना पावर कंज्यूम हुआ है उतना ही सप्लाई हुआ होगा, ठीक है ना? आगे चल के पढ़ोगे इसको, एक थ्योरम कहते हैं इंटेलिजेंस थ्योरम, बट देन कांसेप्ट इज सिंपल, so you can use it. The power supplied is equal to power consumed, because resistances cannot store energy, वो रेजिस्टेंस एनर्जी स्टोर नहीं करते हैं। क्या सारा चीज समझ में आया? तो थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट का थ्योरी यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल, आपका जो न्यूमेरिकल दिए हो आप मुझे थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट का अगेन रिव्यू इट, और फिर मैं इसको अगले क्लास बिगिनिंग में कर लूँगा, और उसके बाद आपको करंट नेटवर्क का टेस्ट होगा, जिसका मैं क्वेश्चन ऑलरेडी सर को दे चुका हूँ, जिसमें थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट भी इंक्लूडेड है। सो सी दोज क्वेश्चंस अगले क्लास बिगिनिंग में। थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट का जो डाउट्स आप दिए हो मैं कर दूंगा, एंड विल कंटिन्यू विथ आवर बुआंची। बुआंची कंटिन्यू करने के लिए आपको बुआंची को पढ़ के आना है। मेनी ऑफ यू आर नॉट रीडिंग और वॉचिंग इट, रीड इट अगेन, पूरा वो वीडियो को देख के आओ और लिखो नीचे कि हम देखे हैं बोल के, सो दैट आई विल बी एबल टू नो कि हु हैज सीन हु हैज नॉट सीन। इट्स ए मस्ट। नहीं तो फिर अगले क्लास में मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा बुआंची का, पता चला आप फंस रहे हो, है ना? तो उसको देख के आओ बढ़िया से और करेंगे, ठीक है? फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।